हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग DLED द्वितीय सेमेस्टर 2022 के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसे कि आपको पता है, ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक 25 नंबर का पूर्णांक है। कुछ यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं, निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। सेकेंड निर्देश है, किस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला तो आपका बहुविकल्पी है, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से सही विकल्प जो रहेगा उसको छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। उसके बाद आप देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आपको 25 शब्दों में इसके आंसर देने होंगे। उसके बाद आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में इसके उत्तर लिखने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है मिलीग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही है, जूल। MKS पद्धति में जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है। सेकंड प्रश्न है कि नासा का मुख्यालय कहाँ पे है। जिस प्रकार से हमारा इसरो होता है, अभी आपने देखा है चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया है, और आदित्य L1 को सूर्य की संगठन के बारे में, वहाँ पे वायुमंडल के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में अध्ययन करने के लिए अभी 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया है और ये लगभग 125 दिनों में ये सूर्य के पास पहुंचेगा, जो कि आपको पता है 15 लाख किलोमीटर की दूरी यहाँ से है। तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी 125 दिनों में ये कवर करेगा आदित्य L1, और इसरो द्वारा आपको लॉन्च किया गया। इस प्रकार से इसरो की बात करते हैं, हमारा भारत का होता है स्पेस रिसर्च सेंटर होता है, रिसर्च सेंटर है, स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और रिसर्च ये हमारा 1969 में स्थापित किया गया था। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और इसी प्रकार से नासा का भी होता है। नासा का है, ये अमेरिका का है, जो कि मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है यूरोपीय संघ और चौथा है वाशिंगटन DC। तो ऑप्शन के हिसाब से भी इसका आंसर आप दे सकते थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश ये नासा का है, नासा अमेरिका की है, तो ये वाशिंगटन ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 3 है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब भी आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आपको पता होता है इस प्रकार से जो लाइनें खींची रहती है इसको हम आवर्त कहते हैं। ये आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद आप ध्यान देखते हैं, कुछ समूह होते हैं जो कि उनका समूहों की संख्या होती है 18, आपको पता है। आवर्त 7 होते हैं, इसको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो समूह होते हैं इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स की संख्या 18 होती है। 18वां जो समूह है आप देखेंगे इस प्रकार से, उसमें निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। उन निष्क्रिय गैसों में जो इसके अंतिम विन्यास होता है, जैसे पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहली कक्षा में हमारा K कच्चा होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N। तो इस प्रकार से K में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, और M में 18 रह सकते हैं, और K में आपको देखने को मिलेगा 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी निष्क्रिय गैसें होती हैं, निष्क्रिय गैसों की बात करते हैं जो 18वें समूह में है, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8 रहेगा, यानी कि पूरी तरीके से उनके जो कोष रहते हैं भरे रहते हैं, इसलिए उनको निष्क्रिय कहते हैं। वो किसी से रिएक्शन आसानी से नहीं करते। जब उनका कोष पूरा भरा रहेगा तो रिएक्शन नहीं करेंगे, जब खाली रहता है तो एक दूसरे के आसपास भागते हैं। तो इस प्रकार से जो निष्क्रिय गैसें ने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएगा, ऑप्शन नंबर पहला है 2, 6, दूसरा है 2, 7, तीसरा है 2, 8, चौथा है 2, 8, 2, यानी कि 2, 8। ऑप्शन हमने किसने बताया, ऑप्शन नंबर 3 में द राइट आंसर हो जाएगा 2, 8।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील विटामिन की बात कर रहा है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। जल में घुलने वाला विटामिन होता है 2 हमारे, तो बी होता है, दूसरा सी। कैसे पता आपको? जैसे WBC आपको याद कर लीजिएगा, हमारा वाइट ब्लड कॉर्पस्कल होता है ना, एक RBC होता है, एक WBC होता है। तो वाटर इसको याद कर लीजिएगा, वाटर में घुलने वाला विटामिन बी और सी हो जाएगा। अगर वैसे भी आप देखते हैं नींबू को आपने पानी में घोल लेते हैं तो नींबू घुल जाता है। विटामिन सी नींबू खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। तो आंवले में अगर पाया जाएगा तो पानी में घुल रहा है ना कि नहीं घुल रहा है? तो पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा? नींबू को आप घोलते हैं पानी में घुल जाता है। विटामिन बी की बात करते हैं तो हरे पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि सब्जियों को काट करके नहीं धुलना चाहिए, पहले धुल लेना चाहिए फिर बाद में काटना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खास करके विटामिन बी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं पानी में घुलते हैं, और जबकि जो बच जाते हैं विटामिन ए डी ई के ये प्रमुख रूप से जो हैं ये किस में घुलते हैं? वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। तो अगर आप पानी वाला याद कर लेंगे तो वसा वाला आसानी से बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप खुद बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। पहला क्या है? ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। दूसरा है इसमें केंद्रक नहीं होता है। तीसरा है इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है। और चौथा है इनका आकार अनिश्चित होता है। विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता यह होती है इनकी पुनः निर्मित नहीं होती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं इनका पुनरुद्भवन सबसे कम होता है, रीजनरेशन बहुत ही कम होता है। रीजनरेशन की बात करते हैं तो सबसे अधिक होने वाला होता है हमारे शरीर में यकृत में। यकृत हमारा ऐसा पार्ट्स होता है जो कि थोड़ा सा अगर डैमेज भी हो जाता है तो ये अपने को रीजनरेट कर लेता है, यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे आप देखते हैं छिपकली की पूँछ कट जाती है, कुछ समय बाद फिर से पुनः उसकी पूँछ आ जाती है, यही कहलाता है पुनरुद्भवन, यानी कि फिर से उस पार्ट को रीजनरेट कर लेना, उस पार्ट को फिर से बना लेना। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा यकृत में रीजनरेशन की पाई जाती है, सबसे कम हमारे तंत्रिका तंत्र में, जो कि हमारा तंत्रिका तंत्र होता है हमारे मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क में रीजनरेशन की बहुत ही कम चांस रहते हैं, बहुत कम चांस रहता है, सबसे कम होता है। इसलिए इसकी विशेषता ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये पुनः निर्मित नहीं होते हैं, ये इसकी विशेषता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ध्यान देना है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे कि आपको कई ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो उपयोग होता है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम बताइए। आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। बुध सबसे छोटा ग्रह है, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। इस प्रकार से आपको 8 ग्रहों के नाम याद कर लेंगे। सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध होता है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर उसके बृहस्पति का उससे छोटा ग्रह शनि, उसके बाद उससे छोटा अरुण, उससे छोटा होता है वरुण। फिर 5वें नंबर पृथ्वी हमारी आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां नंबर है। उसके बाद हम आते हैं शुक्र पे, और लास्ट में आते हैं शुक्र, फिर उसके बाद शनि पे आते हैं, फिर लास्ट में हमारा बुध हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो ग्रह हैं ग्रहों को नाम याद कर लीजिएगा आसानी से। इस प्रकार से अगर इन 3 में 4 तो आप तो आसानी से याद कर सकते हैं। बृहस्पति के बाद शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 तो मतलब 5 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर अरुण हो जाएगा, फिर अरुण, ये 4 आपको आसानी से हो जाएंगे। पृथ्वी की बात करेंगे तो 5वें नंबर पे आता है EBS से याद कर लीजिएगा। किससे याद कर लीजिएगा? EBS से। इस अर्थ बन जाएगा, 20 से आपका वेनस, और उसके बाद सैटर्न, इसके बाद बन जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसको एक तरीके से याद कर लीजिएगा, ईटा पर नाच। क्या याद करेंगे? ईटा पर नाच। तो ईटा से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। परमाणु की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने की थी। दोनों में से जो ऑप्शन दोनों का दिया रहेगा तो गोल्डस्टीन पे मारेंगे या रदरफोर्ड में मारेंगे। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो रदरफोर्ड को, गोल्डस्टीन को लिखिएगा। नाच की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन, नाच से न्यूट्रॉन बनेगा, चा से चैडविक बनेगा। तो चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस प्रकार से इसको आसानी से याद कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 8
प्रश्न नंबर 9 है, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की बात करता है। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग फैलते हैं, उनके 2 नाम लिख लीजिएगा। वायरस से भी पढ़ लीजिएगा, वायरस से होने वाला रोग। अभी तो आपने कोविड-19 के बारे में जाना। कोविड-19 क्या है, एक वायरस से होने वाला होता है। पोलियो हमारा वायरस से होने वाला होता है। इस प्रकार से कौन सा कवक से, हाथी पाँव है, कवक से होने वाला है। और रोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा। डेंगू किससे होता है, मलेरिया किससे होती है। इस प्रकार से कई जो रोग्स हैं उनके बारे में पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 है कि वास्तविक वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई अंतर बताइए। जैसे कि वनस्पति कोशिका की बात करते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्राणी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके लाल को जो RBC होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। सिर्फ 2 चीज़ को छोड़ करके, 2 या 3 है। एक लामा बकरा होता है, लामा बकरा है, एक ऊँट होता है। इनके लाल उदरिक कोशिकाओं में, लाल उदरिक कणिकाओं में उनके केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमारे और जीवों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये वनस्पतियों में केंद्रक पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर और भी अंतर है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मेनली तो हमने बता दिया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण देके दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक मतलब स्थान से जो संबंधित हो, जिसका स्थान क्या हो, समान हो। समान क्या हो, स्थान। स्थान शब्द आ रहा है पे, स्थान समान है, उसको बोलेंगे समस्थानिक। यानी कि जैसे कि हमारा H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के हैं। देखा आप पा रहे हैं कि इसका भी इलेक्ट्रॉन परमाणु स्थान समान है। एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार देखो यहाँ पे भिन्न भिन्न है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे जो स्थान यहाँ पे सब में 1 है, यानी कि समान। इसी को कहते हैं समस्थानिक। जिसका स्थान समान होता है, यानी परमाणु क्रमांक समान होता है। कहने का मतलब क्या होता है, क्रमांक समान हो उसको हम बोलेंगे समस्थानिक। और इस प्रकार से हाइड्रोजन वाला आपको दे देना। अगर भार के पूछता है तो इसका भार बराबर रहेगा, समान रहेगा, उसको हम समभारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समभारिक। इसको इंग्लिश में आइसो बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो बार, समभारिक को। और समस्थानिक को आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप। तो आइसोटोप को क्रमांक बोलेंगे और आइसो बार को बोलेंगे समभारिक। तो दोनों के ध्यान से रखिएगा। इंग्लिश वाला भी याद कर लीजिएगा, हिंदी में कभी कभी आइसोटोप और आइसो बार दोनों ही पूछ लेता है, तो आपको दोनों चीज़ को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया, ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है। ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं तो आपको पता है, ऊर्जा को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज कर सकते हैं, ये ऊर्जा का नियम कहलाता है। तो आपको इसके बारे में लिख लेना है, उसको पढ़ लेना है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होने से पृथ्वी के अंदर क्या होती है, लावा रहता है। तो कभी कभी प्लेटें टकराती हैं, यहाँ प्लेटें जहाँ कमज़ोर होती हैं वहाँ से क्या होती है, लावा फूट करके बाहर आने लगता है। मैग्मा होता है, मैग्मा फूट करके बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। जब मैग्मा फूट करके बाहर निकलता है उसको लावा कहते हैं। और इस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। कभी कभी ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका जागृत ज्वालामुखी होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, और एक आपका शांत ज्वालामुखी। जागृत की बात करते हैं, हमेशा इसमें उद्गार होता रहता है, इसमें हमेशा लावा निकलता रहता है। जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं, जो पृथ्वी के अंदर रहता है उसको हम मैग्मा का बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जब हमारा इसमें लगातार उद्गार होता है तो उसको हम कहेंगे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। अगर आपको ध्यान रखना है, अगर उसमें क्या है कि उद्गार एक बार हो गया है फिर काफ़ी दिन बाद हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। मतलब एक बार हुआ है, साल भर बाद एक बार हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सुषुप्त। अब ऐसा उद्गार जिसमें क्या हुआ कि एक बार ज्वालामुखी में उद्गार हुआ फिर कभी भी नहीं हुआ, उसको हम बोलेंगे शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार से 3 प्रकार के ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं, उनको ले लीजिए। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कई किलोमीटर तक जब उसके लावा निकलते हैं तो वहाँ पे क्या करती हैं, पृथ्वी को एकदम पूरे तरीके से जला डालती है। आपको पता है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, विषैली गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं, और वैश्विक तापमान जैसे चीज़ों को ये जन्म देती हैं। इस प्रकार से हमारे वातावरण को हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। बहुत सी चीज़ें जो कि मानव के लिए हानिकारक चीज़ें इससे होती हैं। कुछ उपयोगी चीज़ें भी मिलती हैं। कभी कभी आपको पता है जो ग्रेनाइट हमारा पत्थर होता है, इसी ज्वालामुखी के ठंडे होने से उसका निर्माण होता है ग्रेनाइट, जो कि सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है ग्रेनाइट्स।
आगे देखते हैं, इस प्रकार से इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ज्वालामुखी है, भूकंप है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको पता है उत्क्रमणी क्रिया जो आगे की तरफ होती है, अनुक्रमणी जो एक तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ हो सकती है, उसको अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक समझाना है किस प्रकार से उत्क्रमणी होती है। इस प्रकार से आप देखते हैं, इस प्रकार जो तीर होती है ये उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी दोनों प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, इनके बारे में एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देना है। प्रश्न नंबर 15 कहता है, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरण जल के साथ क्रिया करके बनती है। अम्ल वर्षा का मछली, मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको जब पता है, बहुत ही ये सब पे गहरा प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से पड़ सकता है, सबसे पहले तो अम्ल वर्षा की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 हो जाता है। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं वायुमंडल में। अगर इसकी मात्रा बड़ी हुई तो ये अम्ल वर्षा कराएंगे, और जब अम्ल वर्षा होगा तो क्या करेगा, जब भी हमारा वातावरण में आएगा तो आपको एक क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादा पूछा जाता है, संगमरमर का कलर इसका रंग बदरंग हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अम्लीय वर्षा को होता है। तो पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। लोग मना भी करते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें वह अम्ल वर्षा होती है। जब अम्ल वर्षा होगी तो हमारे शरीर पे वो पानी पड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्किन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पे हमारा स्किन डैमेज हो सकती है, जल सकती है। इसलिए ध्यान में रखना है, कभी भी पहली वर्षा में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें वह अम्लीय वर्षा होती है। एसिड रेन उसको बोलते हैं, और अगर एसिड रेन मछलियों के पानी में जाएगा तो उसके pH को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब pH इस प्रकार लिखेंगे, pH जब कम हो जाएगा यानी 7 से कम होता है तो उसको हम अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक होता है उसको हम क्षारीय कहते हैं। 7 से 0 तक अम्लीय प्रवृत्ति की रहती है, 7 से 14 तक क्षारीय प्रवृत्ति की रहती है। pH के बारे में आपको पता होगा। तो जब pH कम हो जाता है तो अम्लीय होता है। जब हमारा पानी में जाएगा तो मछलियों के लिए क्या होता है, जिंदा रहने के लिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 4 ppm होती है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगर 4 ppm से उनके ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होगा, मछलियाँ मरने लगती हैं। इस प्रकार से अगर एसिड रेन जाएगा उसके लिए, क्योंकि हमारा जो पानी होता है अशुद्ध होता है, इसको हम बोलते हैं शुद्ध जल बोलते हैं, या पानी का जो pH होता है वो कितना होता है, 7 होता है, जिसमें ना अम्ल रहता है ना क्षार रहता है। हमारा वाटर क्या होता है, H2O शुद्ध होता है, और ये ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जब अम्लीय नहीं होगा और क्षारीय नहीं होगा तभी तो उसमें मछली जिंदा रह पाएगी। अगर अम्लीय हो जाएगा तब भी उसके लिए प्रॉब्लम है, क्षारीय हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। क्षारीय में फिलहाल थोड़ा सा हो सकती है, लेकिन अम्लीय में प्रभाव पड़ता है। मृदा की बात करते हैं तो मृदा भी हमारा अम्लीय हो जाता है। उसमें क्या होता है, जब अम्लीय हो जाएगी तब उसको हम उसमें पैदावार कम हो जाती है, या कभी कभी मृदा जो होती है हमारी बंजर भी हो सकती है। पौधों तथा प्रभाव, पौधों पर आप देखते होंगे अगर इस प्रकार से एसिड ड्रेन होगा तो कहीं ना कहीं उसके पत्तियों के लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो कई सब चीज़ों के लिए ये हानिकारक ही है, मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। इस प्रकार से अगर 2 ऑक्साइडों को पूछा तो 2 ऑक्साइड आप लिख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र का हमारा क्या कार्य होता है, जिससे हमारा हड्डी ढांचा होता है शरीर का, कंकाल तंत्र है, उसका क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सहारा देना, शरीर को सीधी में खड़े रखना, और सब चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में डिटेल में बताना है। हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की रक्षा भी करता है कंकाल तंत्र। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मृदा अपरदन से आप समझते हैं इसके कारण एवं रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव। क्या होता है, मृदा का कटाव होता है। मृदा इससे क्या है, इसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, वनारोपण करना है। क्या करना है, वनों का रोपण करना है, उन्मूलन नहीं करना है, रोपण करना है। रोपण जब करेंगे तो कहीं ना कहीं जो होगा हमारा मृदा का अपरदन होगा, रुकेगा, और कई माध्यम से हो सकते हैं इसको रोकने के लिए। फिलहाल इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आगे देते हैं, लास्ट प्रश्न है कि कहता है कि तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के बारे में लिखिए। तंत्रिका ऊतक हमारी, उसके नामांकित चित्र बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो तंत्रिका आपको नामांकित चित्र बना लेना है, इसके कार्य क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिख लेना है। इसी के साथ आपको देख पा रहे होंगे आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर बना हुआ था, बहुत ही बढ़िया पेपर था। आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा, जो भी करिए होंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए सहयोगी होगा। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।